हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो सेकंड वीडियो, सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट वाइज नहीं चलेंगे, हम देखेंगे किसका ज्यादा वेटेज है उसको पहले कवर करेंगे, फिर घटते क्रम में, मतलब कि उसके बाद जिसका ज्यादा वेटेज होगा उसको पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। 9 से 10 सवाल इस यूनिट से आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको छोड़ना नहीं है। इस सेशन में ना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके माध्यम से हम कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, है ना, ताकि आपको काफी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। ये डेटा सेट दिया हुआ है, इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन यानी कि माध्यमिका। माध्यमिका मतलब क्या? मिडिल वैल्यू। मीडियन मतलब क्या हुआ? मिडिल वैल्यू। किसी भी डेटा सेट की मिडिल वैल्यू क्या होती है? मान लो कि डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा डेटा सेट है, तो इस पूरे डेटा सेट की जो मिडिल वैल्यू होगी वो इसका मीडियन होगी। मतलब जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। अब यहाँ पर ये इतना सिंपल नहीं होता। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि जो भी डेटा सेट हमें दिया हुआ है उस डेटा सेट को हमको बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा सेट हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15 7, पहले लिख लेते हैं। 15 7 12 8 8 सॉरी 12 18 8 9 3। ठीक है, ये डेटा सेट है, मतलब कि टोटल 7 वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू क्या है? 7। अब क्या करेंगे इसको? अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले आएगा 3, ये आ गया 3, फिर आपका आएगा 7, ये आया 7, फिर 8, ये आ गया 8, फिर आया 9, ये आया 9, फिर 12 15 18। ठीक है, तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब जैसा कि मैं देख सकता हूं साफ साफ यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो मीडियन जो होगा इस डेटा सेट का वो कहलाएगा 9। मीडियन जो होता है वो डेटा सेट को, पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट पर डिवाइड करता है और उस डेटा सेट का वो सेंट्रल वैल्यू होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स 5 10 15 20। ये 5 नंबर दे रखे हैं, 5 10 15 20। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल सा आपको पता होगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको नीचे डिवाइड करेंगे और जितनी वैल्यूज उसका सम कर देंगे। मतलब कि सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? 1 से n तक। मतलब टोटल जैसे क्या है यहाँ पर x बार क्या हो जाएगा? 4 वैल्यूज है, तो 5 + 10 + 15 + 20, इसका भाग लगा देंगे। n इज इक्वल टू क्या है? 4 वैल्यूज है, तो 4 से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 15 5 20 20 और 20 40 40 और 10 50/4। ठीक है, 50/4, आंसर आया 12.5। ठीक है, तो आंसर आया आपका सी 12.5। ये आया आपका अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तो है लेकिन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको यह एग्जाम में सॉल्व करना आना चाहिए। बड़ा बेसिक सा होता है, कभी कभी सीरीज थोड़ी लंबी वो दे देते हैं, तो आप इसमें क्या गलती कर सकते हो? जैसे कि मान लो 7 8 टर्म्स दे दिए, तो आपको ये गिनना भी जरूरी है। ध्यान से कि 7 है कि 8 टर्म्स। कई बार मैं बच्चों को देखा है कि अब ये n इज इक्वल टू 7 टर्म से आपने 8 से भाग लगा दिया है ना, या 8 9 टर्म से आपने 7 से भाग लगा दिया, तो वो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। और वो लोग आपको ऑप्शंस में जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देंगे जो उससे मैच करे गलत वाले से। तो ये चीजें, क्वेश्चन इजी तो होता है लेकिन सिली मिस्टेक्स लोग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। इस डेटा सेट का हमको मोड पता लगाना है। बहुलक यानी कि मोड। मोड होता क्या है? मोड की डेफिनेशन क्या होती है? एक नंबर जिसकी एक ऐसा वैल्यू जो सबसे ज्यादा अकर कर रहा है। ठीक है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट इज कॉल्ड मोड। एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम कहते हैं मोड। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन मोड की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ये देखना है कि इस पूरे डेटा सेट में, मतलब 3 5 1 5 4 5 2 2 3 5 4 5, इन सब में सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 5 बार आया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 5 जो 5 बार आया, तो मोड जो होगा उसका वो होगा 5। ठीक है ना, तो आंसर आया 5। तो मोड इस डेटा सेट का क्या हुआ? 5। तो मोड मतलब क्या होता है कि किसी भी डेटा सेट की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है
है ना। और ये मोड कहाँ यूज होता है, जहां पर आपको बहुत मैसिव डेटा सेट है और आपको ये पता लगाना है कि कौन सी चीज ज्यादा अपीयर हो रही है, ज्यादा अकर कर रही है। जैसे कि कोई आपको बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा इसमें से नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका मीन होता है ना। आप मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हमने अपने थ्योरी लेक्चर्स में समझाया है, एक ऐसी वैल्यू, एक मिडिल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है ना। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में पर कैपिटा इनकम मान लो 5,000 रुपए, तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, है ना। 140 करोड़ की आबादी है, सरकार ने डेटा इकट्ठा किया और डेटा से उन्होंने कुछ कैलकुलेट करके एक डेटा निकाला 5,000 रुपए पर मंथ। तो बेसिकली एक वैल्यू हुई, एक वैल्यू पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मेजर होता है। तो वो हमारा मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है ना, हम जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डेटा सेट है यहां से वहां तक, है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है उसका जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। रेंज क्यों यूज होता है, डेटा सेट का जो फैलाव है वो कितना है, डेटा सेट कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, वो पता लगाने के लिए। जैसे कि मान लो एक डेटा सेट है 1 2 3 5 9 12, है ना, तो ये 6 वैल्यूज का एक डेटा सेट है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 है, मतलब कि टोटल 6 वैल्यूज है। अब मेरे को इसमें से देखो मीन निकालना है, सबको जोड़ दोगे, डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो आ जाएगा। मीडियन में निकाल सकते हो आप, सेंटर वैल्यू 5 और 3 8 बटे 2 कर दो 4 आ जाएगा। मोड भी निकाल सकते हो, हालांकि इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना, तो मोड इसका 0 आएगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज निकाल सकते हो, लेकिन रेंज क्या होगा, उसका रेंज कैसे निकालोगे, एक्सट्रीम वैल्यू जो है 12 इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है और 1 इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ गया इसका रेंज 11। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, रेंज क्या कर रहा है, किसी भी डेटा सेट का जो फैलाव है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, वो बताता है ना। तो रेंज जो है ना वो फैलाव बताता है, ना कि सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है, ठीक है, उसकी सेंट्रल वैल्यू नहीं बताता है। तो इसका आंसर आएगा रेंज। फिर अगला क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 and 5, ठीक है, 2 नंबर उसके हार्मोनिक मीन, ये आता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है, HM इज इक्वल टू 2AB बाय A प्लस बी, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 5 को, 4 into 5 बाय 4 प्लस 5, ये कितना हो गया, इंटू 2 भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 40/9 आया। और सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, 4.44, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। वो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में यही एक चीज है कि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बच्चे इसको अगर याद कर लेना तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, लेंदी जरूर हो सकता है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले कोई बहुत टिपिकल नहीं होते, और बस आपको याद रखना होता है। आपको फॉर्मूला याद है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका होगा हार्मोनिक मीन। अब देखो यहाँ पर है ना, हार्मोनिक मीन जैसे 2 नंबर का निकाला है। अब यहाँ पर मान लो आपको कहा कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है या अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन तो इजी है, इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 और 5 9 बटा 2 कितना हो गया, 4.5। तो ये क्या हो गया, 4.5 आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने कहा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 वैल्यू है तो पावर में 1/2 आएगा, है ना। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 5 और उसका 1/2 कर दिया, तो ज्योमेट्रिक मीन तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है। तो आएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों कैलकुलेट करना सिखा दिया। अगला क्वेश्चन, इफ द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 एंड द मीन इज 12 देन द मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होगा मीडियन इसका, है ना। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड दे रखा है और मीन दे रखा है, तो मीडियन आपको निकालना है। तो देखो सीधे सीधा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कार्ल पीटरसन का एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 into मीन माइनस मीडियन। तो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, एज इट इज पूछा जाता है, वैल्यू इधर की उधर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। कभी आपसे वो मीन और मोड पूछ रहा है, कभी मीन और मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा, तो करना कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना होती है। तो मीन माइनस मोड क्या होता है, मीन की वैल्यू क्या दे रखी है, मीन आपको दे रखा है 12,
12 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। मीन क्या है 12 और मीडियन मेरे को निकालना है, एमडी मेरे को निकालना है। ये हो गया 2, तो ये हो गया 36 माइनस 3 MD। तो ये क्या हो जाएगा उधर 3 MD, ये उधर आके 34 हो गया। ठीक है तो MD क्या हुआ आपका 34/3। ये अप्रोक्सीमेटली 11 समथिंग 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 11.09 ऐसा कुछ आएगा। तो ये आएगा आपका 11 अप्रोक्सीमेटली 11 आएगा, है ना, है ना। ये 11 जा, ठीक है 1 आया, हाँ ठीक है। तो ये आपका आएगा, नहीं 3 आएगा तो 3.5 5.5 आएगा, सॉरी 11.3 समथिंग आ रहा है ना, 11.33 आ रहा है आई थिंक। तो ये 11.5 आएगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेना, मतलब कैलकुलेट करके इतना आएगा। वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा ना तो कोई मतलब का ही नहीं हो, इजी सा क्वेश्चन में छूट जाएगा। तो ये गलती मत करना, फॉर्मूले जितने हो सके याद कर लेना। और हमारे कोर्स में तो आपको सारे PDF मिल जाते हैं, तो आपको एक पूरा कलेक्शन मिल जाता है फॉर्मूले का। ठीक है, अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इनमें से कौन है ना, ये इनमें से कौन है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अनअफेक्टेड होता है, मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज इनको अफेक्ट नहीं करती है। इनमें से कौन है ऐसा? देखो सबसे पहले तो रेंज को देख लेते हैं। हमने रेंज के बारे में अभी क्या समझा, ये एक डेटा सेट है यहाँ से यहाँ तक। रेंज का मतलब क्या होता है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, H-L ही हमारा रेंज होता है ना। तो बेसिकली रेंज की तो डेफिनेशन ही होती है कि उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस निकालना होता है। तो रेंज तो इफेक्ट करेगा। अगर मैं कोई डेटा सेट है उसमें एक्सट्रीम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू है, उसको थोड़ा सा कम कर दूं तो मेरे रेंज में चेंज आ जाएगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू से रेंज में इफेक्ट तो पड़ता है, तो इसका मतलब रेंज तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब ये मीन मीडियन मोड में से क्या है जो इफेक्ट करता है, विच इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जैसे मान लो कि डेटा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये डेटा सेट है मेरा। अब ये बोल रहा है कि मैं एक्सट्रीम वैल्यूज में कुछ चेंज करूं, जैसे ये 1 है, 1 को मैं 2 कर दूं या 9 को मैं 90 कर दूं, तो इसमें से क्या चेंज नहीं होगा। तो अभी मैंने देख लिया कि मैं अगर मैंने 9 को 90 कर दिया, देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, इसका रेंज क्या होगा 9 माइनस 1, तो वो 8 आ गया। लेकिन वही इसको 9 को मैं 90 कर दूंगा तो रेंज मेरा तुरंत चेंज हो गया। तो ये अनअफेक्टेड नहीं है, रेंज को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं अपन मीन मीडियन मोड की एक एक करके। ठीक है, तो मीन पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्या नहीं पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अपन एक डेटा सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 4, ये एक डेटा सेट है। अब यहां पर मैं अगर मीन निकालना चाहता हूं तो मैं मीन को निकालता हूं 1 2 3 4 5, है ना। इन सबको ऐड कर दूंगा, ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो क्या आएगा मीन आपका 3 3 6 6 और 8 14/5, क्या आया 2.8। ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो ये 4 की जगह 40 कर दूं तो फिर तो ये चेंज हो जाएगा। इस केस में मान लो यहाँ पे 4 है, चलो ये इसको 4 करा, अब मैं इसको 4 की जगह 40 करता हूँ इसमें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 4 44, 44 और 3 47, 47 और 3 51, है ना। तो फिर मेरा मीन क्या आएगा 51/5। तो कितना फर्क आ गया देखो 10.2 आ गया। तो मैंने एक्सट्रीम वैल्यू चेंज करी, जैसे ही चेंज करी तो मीन पे इफेक्ट आ गया, तो ये अनअफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मीन भी अनअफेक्टेड नहीं होता है, इसमें इफेक्ट होता है। जैसे मैं एक्सट्रीम वैल्यू से छेड़छाड़ करूंगा तो मीन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये गया रेंज आपका पहले जा चुका है। ठीक है ना। अब आते हैं मोड पे, ये गया आपका और ये भी गया। अब आते हैं मोड के ऊपर। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड वो होता है जो कि ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार किसी डेटा में आ रही है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 4 5, ठीक है ना। तो किसी भी चीज में मतलब मैं अगर चेंज कर रहा हूं तो मोड में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, पार्शियली पड़ेगा पार्शियली नहीं। जैसे मान लो कि ये डेटा सेट है, अब इसमें मान लो एक्सट्रीम वैल्यू ही उसकी मोड है। मान लो जैसे ये डेटा सेट है 1 2 3 4 4, यहाँ पर 4 जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू है, इस 4 को हटा करके मैं 5 कर देता हूं। ठीक है, तो मोड अब 4 तो नहीं रहा, अब 5 हो गया, तो ये भी इफेक्ट करेगा, है ना। पर ये पार्शियली करेगा, मतलब मान लो इस केस में उल्टा होता कि मैं 1 2 3 4 4 5 ऐसा होता। अब इस केस में क्योंकि मोड 4 है मेरा और एक्सट्रीम वैल्यूज
5 और 1 है ना, तो इस केस में मोड इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब कि मोड कभी इसमें इफेक्ट होगा, कभी इसमें नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ये अनइफेक्टेड नहीं रहेगा। तो मोड भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हट गया। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। वही डेटा सेट देखते हैं 1 2 3 4 4। देखो, अब मीडियन को इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी ज्यादा है कितनी कम है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 और 95 में ले लेता हूं। इन दोनों डेटा सेट में मीडियन क्या है, मध्य का क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है? इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। मतलब ये कि मैंने यहां पर इसको चेंज किया, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू को मैंने चेंज किया, तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अनइफेक्टेड कौन होगा? इसमें से कौन सा चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है? वो होता है मीडियन, ठीक है ना। रेंज बिल्कुल नहीं होता है। रेंज मतलब रेंज पे इफेक्ट पड़ता है, मीन पे भी पड़ता है, मोड पे भी पड़ता है ना। मोड पे कभी पड़ेगा कभी नहीं पड़ेगा, बट मीडियन ऐसा है इसको कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा सा डेटा सेट है, उस डेटा सेट में जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द 75th परसेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड। 75वां प्रतिशतक क्या होता है? तो ये जो क्वेश्चन ये कहां से आया है? ये पार्टीशन वैल्यूज से आया है ना। एक टॉपिक है हमारा पार्टीशन वैल्यूज, तो इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब ये समझ लो कि आप जो पूरा यूनिट में 9-10 सवाल आएंगे, तो 9-10 सवाल में से कम इस पर्टिकुलर पार्टीशन वैल्यू से 4 आएंगे। तो 10 आएंगे, 10 में से 4 सवाल या 5 सवाल भी आ सकते हैं इसमें से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो पहले। 75th परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। एक डेटा सेट है यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसकी सेंट्रल वैल्यू देखूं जो कि मीडियन होता है, तो मीडियन बेसिकली करता क्या है? मीडियन उस डेटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है ना। तो मतलब मीडियन अगर यहां पर है तो वो इधर वाला भी बराबर और इधर वाला डेटा बराबर है, मतलब कि इक्वल है। मतलब ये 50% है। तो मीडियन को मैं ये बोल सकता हूं कि मीडियन क्या है? मेरा मीडियन 50th परसेंटाइल है ना। मीडियन क्या है? 50th परसेंटाइल। मतलब ये हुआ कि सरल भाषा में मैं अगर समझूं तो जो मीडियन है वो क्या कर रहा है? वो डेटा को डिवाइड कर रहा है। और वो कहां बैठा हुआ है? मीडियन कहां बैठा है? डेटा से शुरू करेंगे तो वो 50% दूरी पे बैठा हुआ है। समझ में आया? जो डेटा सेट है, अगर डेटा को बिगिन कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, तो वहां से अगर आगे चलें तो वो 50% दूरी पे बैठा है। या मैं इसको एक और बात बोलूं कि मीडियन जो होता है उसके पहले का जो डेटा है वो 50% है। मीडियन जो है उसके पहले का जो डेटा है वो टोटल का आधा है, यानी कि 50% है। सीधी सी बात है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये डेटा सेट है यहां से लेके यहां तक। कलर चेंज करते हैं अपन। कलर चेंज क्यों नहीं कर रहे अपने पास? क्या मतलब पैनल होने का? अब डेटा सेट यहां से लेके यहां तक है ना। तो अगर मैं कहूं 75th परसेंटाइल है, मतलब क्या हुआ? ये यहां पे कहीं बैठा हुआ है, कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसके पहले का जो डेटा है ये 75% होना चाहिए, है ना। तभी ये कहलाएगा 75th परसेंटाइल। समझ में आया? तो 75th परसेंटाइल जो होता है वो क्या होता है? वो वैल्यू होती है जो ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां से अगर पीछे चलेंगे तो जो डेटा है वो 75% डेटा होगा। मतलब कि इसके पीछे का जो डेटा है वो 75% पीछे है, और उसके आगे का जो डेटा है वो है 25%, ऑब्वियसली, है ना। तो वो कहलाता है 75th परसेंटाइल। अब एक बात बताओ, आपको ये बात तो पता ही होगी कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो किसी डेटा सेट को 4 हिस्सों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्वार्टाइल्स। सीधी सी बात है। अब मैंने मान लो कि एक डेटा सेट है, कलर चेंज करते रहेंगे अब, ये तो बोरिंग हो जाएगा। अब ये डेटा सेट है यहां से लेके यहां तक का। अब क्वार्टाइल, 3 क्वार्टाइल होंगे। अगर ये मैं कह रहा हूं कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला Q1 होता है, दूसरा Q2 होता है, तीसरा Q3 होता है। तो सेंटर में जो होता है वो Q2 होता है। Q2 क्या करता है? दोनों पूरे डेटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। फिर जो इधर वाला 50% है इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है Q1, और जो इधर वाला 50% है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है Q3। ये 3 क्वार्टाइल्स होते हैं पूरे डेटा सेट में, Q1, Q2, Q3। और वो तीनों क्वार्टाइल्स पूरे डेटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? तो एक बात बताओ यार, ये जो सेंटर में बैठा हुआ है
ये तो मीडियन हो गया ना, जो पूरे डेटा सेट को बराबर डिवाइड कर रहा है। और ये क्या कहलाएगा, ये 50 परसेंटाइल भी कहलाएगा फिर तो। अगर ये मीडियन है तो ये 50 परसेंटाइल भी तो हुआ, है ना। तो इस हिसाब से तो इसको देखूंगा तो ये क्या हुआ, ये 25 परसेंटाइल हो गया, है ना। और अगर मैं इसको देखूंगा तो क्योंकि ये Q3 कहां बैठा हुआ है, Q3 के ठीक पीछे अगर देखूंगा तो मैं ये 75% डेटा मेरा है, तो ये क्या कहलाएगा, 75th परसेंटाइल कहलाया कि नहीं, 75 परसेंटाइल। तो बेसिकली अगर मैं क्वार्टाइल्स को देख रहा हूं तो क्वार्टाइल्स ये Q1 जो होता है ये 25th परसेंटाइल भी कहलाया जा सकता है, Q2 को मैं 50th परसेंटाइल भी कह सकता हूं, और Q3 को मैं 75th परसेंटाइल भी कह सकता हूं। तो जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन है कि 75th परसेंटाइल आल्सो कॉल्ड, कौन सा वाला, अपर क्वार्टाइल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होता है ना कि Q1 होता है ये लोअर क्वार्टाइल होता है ये मीडियन होता है, और ये अपर क्वार्टाइल होता है बेसिकली, क्योंकि 3 क्वार्टाइल है, तो ये नीचे वाला क्वार्टाइल है, ये ऊपर वाला क्वार्टाइल है, और ये सेंट्रल क्वार्टाइल है ना। तो इसको Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं होगा, ठीक है। और मोड और मीडियन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी परिभाषा ही अलग है। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये। तो मैंने आपको ना यहाँ पे क्वार्टाइल सिखा दिया, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डेटा। अब मैंने आपको क्वार्टाइल बता दिया कि क्वार्टाइल क्या होता है, तो ये तो समझ में आया कि क्वार्टाइल्स होते क्या हैं, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं समझ में आ गया, क्वार्टाइल्स, ठीक है, चतुर्थक कहते हैं इसको हिंदी में। अब ये कह रहा है कि थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, डेटा सेट क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, एक मिनट यार, यहां से लिखो 5, 10, 25, इसका थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, ये तो कोई डेटा सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर मैं डेटा सेट को देख करके आपसे पूछूं कि इसका मीडियन क्या है, तो आप एकदम तुरंत बोल दोगे मीडियन इसका 4 है ना। क्यों है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है जो 4 है ये जितना इधर से है उतना ही इधर से है, तो आपने तुरंत बोल दिया कि यार मीडियन जो है ना वो 4 है। मतलब मीडियन क्या है, 58 परसेंटाइल है, या मैं कह दूं कि सेकेंड क्वार्टाइल है। आ गया समझ में, मतलब कि मीडियन को मैं 4 को मैं क्या कहूंगा, सेकेंड क्वार्टाइल Q2 कह सकता हूं, ठीक है ना। अगर ये Q2 है तो ये देखो ये डेटा सेट बचा हुआ 3 वैल्यूज का है, इसको ये बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका Q3 हुआ कि नहीं हुआ, और ये आपका Q1 हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि Q1 है मतलब जो 2 है वो बचे हुए डेटा को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब इसके इधर हिस्से में 1 आ रहा है, इसके इधर हिस्से में 3 आ रहा है, तो ये Q1 हो गया, और यहाँ पर ये Q3 हो गया। अब मैं आपसे ये इसलिए बता रहा हूँ, ये अलग एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 में, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है तो मैंने आराम से बता दिया कि Q3 क्या है। यहाँ पे Q3 की वैल्यू क्या होगी, 6 इस डेटा सेट में, Q2 क्या होगा 4, और Q1 क्या होगा 2, ठीक है। ये मेरी सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली, लेकिन इस डेटा सेट में मैं ये केवल इसको अगले पे ले लेते हैं ना, 5 10 15 20, एक सेकेंड, इसको अपन को कट करके ठीक है, ये आ गया, ये मेरे पास में आ गया। अब यहां पर मेरे पास में सेंट्रल वैल्यू तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं मान सकता हूँ कि Q2 होगा, लेकिन क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वार्टाइल पूछ रहा है। तो थर्ड क्वार्टाइल तो यहाँ पर आ ही सकता है, क्योंकि डेटा सेट को वो इधर वाले डेटा सेट को आधा डिवाइड करना चाहिए, मतलब यहाँ के सेंटर में आना चाहिए। समझ रहे हो भाई, डेटा सेट यहां से लेके यहां तक का है ना। अगर ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है और ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, तो इसका जो क्वार्टाइल है वो यहां पे आना चाहिए, ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल। वो फर्स्ट क्वार्टाइल का आना चाहिए, यहाँ का फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ आना चाहिए, और थर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर Q3,
तो बेसिकली वो जो Q3 आपका होगा ना, वो 20 और 25 के बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, तो सेंटर में होगा मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं करता, मैं 20 प्लस 25/2 कर देता हूं, तो आंसर क्या आया 22.5। ये क्या कहलाएगा मेरा थर्ड क्वार्टाइल। अगर इसी डेटा सेट में मैं कहूँ आपसे कि Q1 निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेंटर में आ रहा है, तो 5 + 10/2 कर दो, ये हो गया 7.5। तो मेरा Q1 क्या हो जाएगा 7.5, Q1 7.5, Q3 22.5 और Q2 आपका 15। तो इस डेटा सेट में अगर ये पूछे यहाँ पर एक, क्योंकि Q3 पूछ रहा है, लेकिन मैं Q1 अगर निकालना चाहूँ तो Q1 क्या आया मेरा 7.5, ठीक है ना। Q2 क्या है मेरा, Q2 है 15 और Q3 क्या है जो निकालना है वो 22.5, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है जब आप क्वार्टाइल्स निकालते हो, Q1 Q2 Q3। ये फॉर्मूले भी होते हैं इसके, वो भी बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ी नहीं, इसलिए हमने फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द डेटा सेट इज ये डेटा सेट आपको दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है कि इसका फोर्थ डेकाइल क्या होगा। अब आते हैं डेकाइल के ऊपर। डेकाइल क्या चीज होती है, क्या भला है भाई, डेकाइल, DECILE, डेकाइल, ठीक है। वो क्या होता है, दशमलव, जो मतलब दो, जो पूरे डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको कहते हैं डेकाइल। जो पूरे डेटा सेट को 10 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक कोई डेटा सेट है, तो ये क्या कर रहा है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, तो ये क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बराबर हिस्सों में ये विभाजित कर रहा है, तो इसको कहेंगे डेकाइल। तो ये आपका हो गया पहला डेकाइल, ये हो गया दूसरा डेकाइल, ये हो गया तीसरा डेकाइल, है ना। इस हिसाब से ये 10th डेकाइल। इस प्रकार से डेकाइल पूरे डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको डेकाइल निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। डेकाइल मान लो डी के, मतलब कि कौन सा निकालना है, के क्या है, के वैल्यू है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करते करते वो 10 तक हो सकता है ना। k इंटू एन प्लस 1/10। अब यहां पर k क्या है, कौन सा डेकाइल निकालना है, अगर ये D4 है, हमको निकालना है D4, यानी फोर्थ डेकाइल निकालना है, चौथा डेकाइल है, तो वो k की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो k हो गया 4। n क्या है, टोटल वैल्यूज इन डेटा सेट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू डेटा सेट में, 7 प्लस 1/10। तो ये क्या हुआ, आंसर क्या है इसका 8/32/10, यानी कि 3.2, यानी कि ये पोजीशन है, ये है 3.2th पोजीशन, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब हमको अगर डेकाइल निकालना है, यहाँ पर वो वैल्यू निकालने का बोल रहा है, ये पोजीशन आई है 3.2th पोजीशन, मतलब क्या कि थर्ड वैल्यू जो है और फोर्थ वैल्यू जो है उसके बीच में कहीं आएगा ये, है ना। अगर मैं डेटा को देखूं यहाँ पर, एक सेकंड यार, 3 5 5 7 8 9 10, 3 5 5 7 8 9 10, ये डेटा सेट है मेरे पास में। अब मैंने जो D4 की वैल्यू निकाली है वो क्या है 3.2, मतलब कि 3.2th पोजीशन है इस डेटा सेट में। देखो मैं इसको आपको और समझा देता हूँ एक्चुअली क्या है। जैसे मान लो कि दो वैल्यू और होती है बीच में, है ना, अभी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यू होती और मुझे फिर D4 निकालना होता। मान लो मैं D4 निकालने का बोल रहा हूँ, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला जो मैंने बताया, k इंटू एन प्लस 1/10। k क्या है आपका 4, है ना, n अब क्या हो गया 9 हो गया, 9 प्लस 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 40/10 फोर्थ। तो अगर ये डेटा होता जो मैंने अभी ये दो जोड़ने के बाद में, दो वैल्यू जोड़ने के बाद में, तो D4 क्या है फोर्थ पोजीशन, मतलब फोर्थ वैल्यू होती 1 2 3 4, तो ये 5 है, ये मेरा D4 हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है मेरे पास में, D4 जो है ये दो वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू नहीं होने की वजह से जो D4 आया मेरा 3.2 पोजीशन है, मतलब कि ये तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन इसके बीच में कहीं है ना। इसको मैं हमेशा यहाँ पे लेता हूँ, देखो ये आपकी थर्ड वैल्यू है, ये थर्ड पोजीशन है और ये 7 है,
ये आपकी फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, समझ में आया। थर्ड और 5 और 7 के बीच में कहीं हमारा फोर्थ डेकाइल आ रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है, इसके बीच में कहीं है, इसके बीच में कहाँ पे है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं लाई करेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि 3.28 पोजीशन है। तो 3.28 का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 3 से 0.2 आगे चल रहा हूं, मतलब कि 20% आगे चल रहा हूं। तो 5 से मैं चलूंगा थोड़ा आगे, तो 20% चलूंगा, और यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि 7 से चलेंगे तो वो 80% कहीं होना चाहिए वैल्यू। समझ में आई बात। तो 5 से 20% आगे चलूँ, 7 से 80% इधर चलूँ, तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी मेरी जो कहलाएगा फोर्थ डेकाइल D4। ये समझ में आया। तो यहाँ पर ये तो मैंने निकाल लिया 3.8 पोजीशन। अब मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा D4 की, है ना। तो उसके लिए तरीका होता है, अगर आपको दो वैल्यूज के बीच में कोई दो वैल्यूज है, उसके बीच में अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो कि सुबह 8 बजे, सुबह की 8 बजे जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री। एक एग्जांपल है, सुबह की 8 बजे टेम्परेचर है 20 डिग्री, है ना। तो 8 AM, इसको उल्टा लेते, रुको। 8 AM आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैं 12 बजे तक देख रहा हूं, 12 PM, तो टेम्परेचर आपका हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दो डेटा मेरे पास में है, मुझे ये पता लगाना है कि टेम्परेचर 9 बजे कितना होगा। मुझे ये पता लगाना है कि टेम्परेचर जो होगा वो 9 बजे कितना हो सकता है। तो इसको पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में एक्चुअली 6 वैल्यूज होती है। x होता है, y होता है, x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। बस ये 6 वैल्यू होती है। उसमें आपको ये y जो है, ये y आपको निकालना होता है, और बाकी वैल्यू आपको पहले से पता होती है। ये होता है इंटरपोलेशन फॉर्मूला की वैल्यूज। और फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, बहुत सिंपल सा है। y इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस x1, ठीक है। नहीं वो y इज इक्वल टू y1, सॉरी y1 निकालना है ना, मुझे y1 निकालना है, नहीं सॉरी मुझे y निकालना है। y इज इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे उसमें, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको पूरे सब फॉर्मूले वहां मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन का, है ना। y इज इक्वल टू y1 प्लस x1 माइनस x1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में फिर जोड़ेंगे y1। यहां से मुझे वैल्यू निकलती है y। मैं यहाँ पे इसको करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई सुबह सुबह 8 बजे टेम्परेचर 20 डिग्री है और वो 12 बजे 30 डिग्री हो गया, तो 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो ये चीज मैं पता लगाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, देखो मुझे पता लगाना है ये टेम्परेचर, मतलब ये हो गया आपका y, ठीक है। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x1, सॉरी ये हो गया आपका y2, सॉरी ये सेकंड वैल्यू है ना। ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका y1। वैसे ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया आपका x1, और ये हो गया आपका x2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया आपका x। समझ में आ गया। 8 बजे 20 डिग्री था, 12 बजे 30 डिग्री है, तो 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो 9 की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 9, y हमको निकालना है, x1 हो गया 8, y1 हो गया 20, y2 हो गया 30 और x2 हो गया 12। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे इसमें पुट करना है, बस खाली वैल्यू डालनी है। तो ये बताओ y तो मुझे निकालना ही है, जल्दी से कर लेता हूँ। y1 की वैल्यू क्या, 20 प्लस x माइनस x1, तो 9 माइनस 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। 9 माइनस 8 चलो लिख देता हूँ यार, तो बाद में बोलोगे कि अधूरा करवाया।
9 माइनस 8। अब मल्टीप्लीकेशन में y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस ये तो 1 हो गया, इसको हटा दो, ये हो गया 10, ये हो गया 4 तो कितना हुआ ये हो गया 2.5 है ना। तो 20 प्लस 2.5 कितना हो गया 22.5। तो मैंने इस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से क्या पता लगाया कि 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इंटरपोलेशन फॉर्मूले का ऐसी वैल्यूज निकालने का। अब हम इसको डेकाइल में कैसे यूज करेंगे, हम डेकाइल कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 3.2 पोजीशन देखी है ना, तो मतलब 3.2 मेरा क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर पोजीशन नई वाली देखा था बीच वाली, तो मेरा x था 9, तो वैसे 3.2 मेरा क्या हो जाएगा x। मैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख लेता हूँ वापस से, यहीं पे लिख लूँ, y इज इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो y1 क्या हो जाएगा मेरा 3 पॉइंट, y1 नहीं x मेरा 3.2 हो गया, y1 क्या होगा मेरा, डेटा सेट का है 5 और 7 के बीच में था ना ये, तो y1 हो जाएगा मेरा 5 और y2 हो गया 7 है ना, तो y1 क्या हो जाएगा 5, तो मैंने लिख दिया 5। x जो मुझे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है 3.2, तो 3.2 माइनस x1 क्या है 3, क्योंकि थर्ड वैल्यू है ना 3। अब यहां मल्टीप्लाई एक मिनट रुको यार, मैं नए पेज पे कर लेता हूँ, उसको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। चलो अब इसको काम को डेटा सेट को फिर से लिखते हैं, मैं आपको है ना फिर से बताऊँ, 3 5 5 7 8 9 10, 3 5 5 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर जो D4 आया मेरा 4 डेकाइल, ये क्या बता रहा है 3.2 पोजीशन है, 3.2 पोजीशन है। तो आप देखो यहाँ पर थर्ड पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन ये है और फोर्थ पोजीशन ये है, मतलब कि इसके बीच में यहाँ पे कहीं 3.28 पोजीशन होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे को 6 वैल्यूज चाहिए, x y2 y1 x2 x1, तो मेरा इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम आ जाएगा यहाँ पर, मतलब मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा y2 क्या है 7, तो y2 क्या है आपका 7, y1 क्या है 5। ठीक है, अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखो x2 क्या है वो पोजीशन कौन सी है, तो ये 7 की पोजीशन क्या है x2 है, चौथी है 1 2 3 4, तो x2 आया 4। ठीक है, y1 क्या है 5 है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग x1 क्या होगा, 5 की पोजीशन कौन सी है 1 2 3, तो x1 आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 3.2, क्योंकि मुझे 3.28 पोजीशन निकालनी है और y मुझे निकालना है। अब मैं डायरेक्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y इज इक्वल टू y1 ऐड करूंगा है ना 5 प्लस x माइनस x1, 3.2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y1, 7 माइनस 5 है ना, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 3.2 इंटू ये तो 0.2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 2 4, 5.4 हो गया। ठीक है, एक मिनट 5.4 कैसे होगा, फोर्थ पोजीशन है ना 5 3 5 5, हाँ ठीक है 5.4, तो ये आपको 5.4 कहलाएगा, y इज इक्वल टू y1 y2। ठीक है 5.4 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, 5.4 होगा, 3.2 माइनस 0.2 हो गया, 0.2 इंटू 2 4 हो गया, तो 5.4 होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 5.4 आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको यूज करना होता है जब आप कोई दो वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू निकालना चाहते हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार आप देखो उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है,
कई बार आप देखो स्टॉक मार्केट में जब बहुत डायनामिक डेटा होता है ना, तो आपको एक प्राइस पॉइंट पे एक टाइम पे एक प्राइस था, एक टाइम पे एक प्राइस था, तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो प्राइस निकालना है, तो उस केस में इंटरपोलेशन फॉर्मूला बहुत काम करता है। तो एक जो मैसिव डेटा सेट होता है ना, उस डेटा सेट में आपको बीच में कहीं कोई वैल्यू निकालना होती है, उसके लिए फॉर्मूला बहुत कारगर साबित होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन कर लेना है, बहुत हेल्पफुल है फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं अगला, कैलकुलेट द परसेंटाइल रैंक ऑफ 12 फॉर डेटा। ये परसेंटाइल रैंक ऑफ 12 फॉर डेटा, एक डेटा आपको दे रखा है, उसमें आपको 12 नंबर के लिए, मतलब कि 12 दिया हुआ है, इसके लिए आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है। अब एक बात बताओ कि परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या हुआ। आपने एग्जाम देखी होगी कैट की, ये बहुत सारी एग्जाम होती है, इसमें आपको आप देखते हो कोई बच्चों के मार्क्स होते हैं 99.8 परसेंटाइल। परसेंट नहीं होता है वो परसेंटाइल होता है। क्या मतलब हुआ उसका, है ना। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं और एक बच्चे के, आपके मान लो 97 परसेंटाइल है, आपके मान लो 97 परसेंटाइल है जितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, अगर आपके 97 परसेंटाइल हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पीछे 97% बच्चे बैठे हुए हैं। समझ रहे हो, आप जो टोटल बच्चे बैठे हैं 100% बच्चे एग्जाम में बैठे है ना, अब आपके अगर 97 परसेंटाइल हैं, इसका मतलब कि आप 97% पर बैठे हुए, मतलब आपके पीछे 97% बच्चे बैठे हैं और आपके आगे 3% बच्चे बैठे हुए हैं। समझ में आ गया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है परसेंटाइल का, है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 12, इस डेटा के लिए 12 की परसेंटाइल रैंक मेरे को बतानी है। परसेंटाइल रैंक क्या होगी, तो देखो परसेंटाइल रैंक के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो, और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी बाय 2 डिवाइड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, a प्लस बी बाय 2 डिवाइड बाय n। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये क्या क्या होता है बता देता हूं, है ना। ये तो p आपको रैंक, परसेंटाइल रैंक निकालनी, तो ये pr हो गया, है ना। आपको किसी वैल्यू x है, जैसे यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 12 के लिए दिया हुआ है, 12 के लिए आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है। तो कोई भी डेटा में कोई वैल्यू x है ना, कोई वैल्यू x है जिसके लिए आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है, कोई वैल्यू x है जिसके लिए आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है, तो a क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर x, है ना। मतलब जो डेटा है 12 जो आ रहा है यहाँ पे, इस पूरे डेटा में 12 जहां पर है, 12 के पहले कितनी वैल्यूज है, वो हो जाएगा a। b क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू x, मतलब कि 12 खुद कितनी बार आ रहा है ना, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो रिपीट कितना हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंपल टर्म से कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार आ रहा है। और n क्या है, टोटल वैल्यूज, एल क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस डेटा सेट में अगर आप देखो, मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, 2 5 5 6 9, इधर देखो 2 5 5 6 9 11 12 12 18 27, 11 12 12 18 27। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट आ गया। अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यूज कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, अगर आपको परसेंटाइल रैंक निकालनी है, आप एग्जाम में भी जो देखते हो ना परसेंटाइल रैंक को ऐसे ही निकाली जाती है, तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, तो पी आर क्या कहलाएगा, मेरा जो परसेंटाइल रैंक है वो क्या होगी। अच्छा, इसमें ना बाद में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल अपन परसेंट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम केवल वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी बाई 2, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर x, मतलब 12 के लिए निकाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटाइल रैंक ऑफ 12 और डेटा सेट, तो 12 के लिए निकाल रहा हूं, तो इसके लिए इसके पीछे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, 6 हो गया ए। अब प्लस बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू एक्स, मतलब कि 12 कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इक्वल टू 2 बाय 2, है ना, क्योंकि b बाय 2 है, डिवाइडेड बाय n। टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, ये जो भी आएगा इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 1 बटे 0.7 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 70 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 70 परसेंटाइल। ठीक है ना,
तो यहां पर हमको ये पता चला कि जो 12 की जो रैंक है, परसेंटाइल रैंक है इस डेटा सेट में, वो 70 परसेंटाइल है। ठीक है ना। अब यहां पर एक डाउट आपके मन में आना चाहिए कि मान लो ये पूछ रहा है कि इस डेटा सेट में 12 की परसेंटाइल रैंक क्या है, लेकिन मान लो इस डेटा सेट में 12 होता ही नहीं, तो मान लो कि डेटा सेट में 12 है ही नहीं। अब जैसे इस डेटा सेट को अपन फिर से लिखते हैं, ये 255, ये जो 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे काम करते हैं, 2 5 5 6 9 11 18 27 29 और 30, ये डेटा सेट है मेरे पास। नंबर ऑफ वैल्यूज n बराबर 10 ही है। ठीक है, n तो 10 है मेरे पास में, लेकिन ये 12 नहीं है यहाँ पे अभी। तो उस केस में मेरा फिर आंसर क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 12 जब तक अगर नहीं आ रहा है तो 11 के बाद 12 कहां पर आएगा ये पता है हमको। तो जो a की वैल्यू होगी, फॉर्मूले में जो a की वैल्यू है, a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर x, मतलब 12 के पहले कितनी वैल्यू है। तो मेरे को डेटा को देख करके ये तो मालूम पड़ गया कि 11 और 18 के बीच में कहीं 12 आ रहा है, तो 12 के पहले ये वैल्यूज है, तो a की वैल्यू 6 ही होगी। यहाँ पे a की वैल्यू 6 ही कहलाएगी, है ना, वो ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो b का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू x इन डेटा सेट, लेकिन डेटा सेट में तो 12 आ ही नहीं रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, a की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, n की वैल्यू 10 है। तो इसको जब फॉर्मूले में आप रखोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो गई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 60%, 0.6 आ गया। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज बता दी, कंफ्यूज होता ना एग्जाम में, हो सकता है ये ऐसा भी करें, ये वैल्यू आप पूछे ही ना आपसे, ये इसको उड़ा दे, मतलब यहाँ से डेटा सेट पे, तो आप सोचोगे यार 12 तो डेटा में दिख ही नहीं रहा है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्चुअली वो आपको चेक कर रहा है कि आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम। ठीक है, ये होगा आपका, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन खत्म हुए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये यूनिट के ये क्वेश्चन खत्म हुए। अभी देखो सीरीज चलेगी, पूरे सारे यूनिट्स होंगे, और निश्चिंत रहना मैं सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर है वो भी करवाऊंगा। अपन शुरुआत 2023 से पहले करेंगे, फिर 22-21 जैसा समय गवाही देगा जैसे अपन चलेंगे। ये कूपन कोड मैंने बढ़ा दिया है ना, इसकी जो वैलिडिटी वो बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप लोग टेलीग्राम चैनल पर और मुझे पर्सनली बोल रहे थे कि बढ़ा दो प्लीज, तो मैंने वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो आप अगर एनरोल करना चाहो तो कर लेना। और बाकी यार मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला है कि आप प्रिपेयर जरूर करो, मेरे से नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से ही पढ़ना जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, आपकी चॉइस है। आपके पास जो बुक है उससे पढ़ो, आपने पुराना आपका बैकग्राउंड है स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत अच्छी बात है, वहां से पढ़ो। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ो अगर आप एलिजिबल हो जेएसओ के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट को जरूर ग्रैब करो। ठीक है, आप बाद में आपकी चॉइस है, आपको छोड़ना है कि रखना, लेकिन आपके हाथ में एक चांस होना ऑफिसर लेवल की एग्जाम क्रैक करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि इस सब्जेक्ट को स्टैटिस्टिक्स की तैयारी जरूर करना अगर आप एलिजिबल हो। अभी मैंने आपको फॉर्म दे दिया है आपके इसमें टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर आप सारे डेटा दे दो, अपन एनालिसिस देख लेंगे कि क्या अपना कट ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो ये था अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।